गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम किस व्यक्ति को अपराधी कहेंगे इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा अपराध की परिभाषा, अपराध के लक्षण, अपराध का वर्गीकरण, इस विषय पे हमने बात की थी। आज हम अपराधी कौन इस पर बात करेंगे कि हु इज़ क्रिमिनल, किसे हम अपराधी कहेंगे। सामान्य रूप से अपराधी उसे माना जाता है जो समाज के नियमों की अवहेलना करता है, अनैतिक और धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, राज्य के नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, तो उसे हम अपराधी कहते हैं, उस व्यक्ति को। इलियट और मेरिल कहते हैं तकनीकी तौर पर अपराधी वह है जो दंडनीय दुर्व्यवहार करे। टाफ्ट भी ऐसे व्यक्ति को अपराधी मानते हैं जिसने कानूनन निषिद्ध व्यवहार किया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अपराधी मानसिक रूप से अयोग्य और भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति है, परिस्थितियों के साथ उसका सामंजस्य नहीं हुआ है तथा उसमें सांस्कृतिक तथा नैतिक शिक्षा का अभाव है। कानूनी रूप से हम उसी व्यक्ति को अपराधी कहते हैं जिसको न्यायालय ने दोषी ठहराया और दंड की आज्ञा दी है। सामाजिक दृष्टि से हर कानून के उल्लंघनकर्ता को अपराधी नहीं माना जाता। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी सत्ता को हटाने हेतु विविध गतिविधियां, सत्याग्रह, आंदोलन आदि अपराध थे, किंतु सामाजिक दृष्टि से हम उनको अपराध नहीं कहते। अपराधियों के अध्ययन में अपराधी की कानूनी परिभाषा ही स्वीकार की गई है। इस संदर्भ में एक समस्या यह भी है कि कोई भी कानून यह घोषित नहीं करता कि कोई भी व्यक्ति कितने समय तक अपराधी कहलाएगा। क्या केवल अपराध करने के दौरान या दंड पाने की अवधि तक, या फिर आजीवन। टाफ्ट ने अपनी कृति क्रिमिनोलॉजी में एक व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए कुछ आधारों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है उपयुक्त आयु। किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पूर्व उसकी आयु का ध्यान रखा जाता है। इंग्लैंड के कानून के अनुसार यह आयु 7 वर्ष है। अमेरिका में व्यक्ति की आयु और उसकी लंबाई, शारीरिक बनावट देखकर ही उसे अपराधी घोषित किया जाता है। तो हमने देखा कि किसी भी देश में आयु अपराध का एक प्रमुख आधार है। नेक्स्ट, स्वेच्छ क्रिया। किसी भी व्यक्ति को अपराधी उसी समय माना जाएगा जब उसने अपनी इच्छा से कानून विरोधी कार्य किया हो, ना कि किसी दबाव के कारण। एक व्यक्ति रात्रि को ताला बनाने वाले को घर से उठा ले जाता है और उसे किसी के यहाँ तिजोरी खोलने को कहता है और ऐसा ना करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वह तिजोरी का ताला खोलता है तो उसका कार्य अपराध नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ उसे अपराध के लिए बाध्य किया गया। थर्ड है अपराधी इरादा। अपराध का कार्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपराधी इरादे से किया जाना चाहिए, यद्यपि लापरवाही और कानून के प्रति अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। नेक्स्ट है अपराध कानूनी रूप से राज्य के लिए हानिप्रद होना चाहिए, अर्थात अपराध से राज्य को हानि होनी चाहिए। व्यक्ति के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वरन उसे दुष्कृति कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानूनी दृष्टि से अपराधी वह है जिसने इच्छापूर्वक बुरी नीयत से ऐसे कार्य किए हों जो कि दंडनीय हैं। अब सदरलैंड का वर्गीकरण हम देखेंगे। सदरलैंड ने अपराधियों को 2 भागों में बांटा, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। निम्न वर्गीय अपराधी वे व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे दरिद्र या गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और धन के अभाव में न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अतः वे शीघ्र ही पुलिस की निगाह में आ जाते हैं। दूसरे श्वेत वस्त्र अपराधी। अमेरिकन अपराध शास्त्री सदरलैंड ने अपनी पुस्तक व्हाइट कॉलर क्राइम में अपने अध्ययन में अपराधियों को 2 भागों में बांटा। एक निम्न वर्गीय अपराधी जो गरीब एवं निम्न वर्ग से हैं और शीघ्र ही पकड़ लिए जाते हैं। दूसरे सफ़ेद पोश अपराधी जो प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग से होते हैं, आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तथा साधन संपन्न होने के कारण पकड़ में नहीं आते और दंड से भी बच जाते हैं। श्वेत वस्त्र अपराध की परिभाषा करते हुए सदरलैंड लिखते हैं, श्वेत वस्त्र अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाता है। सदरलैंड की इस परिभाषा में 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली, श्वेत वस्त्र अपराधी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनकी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनकी समाज में सम्माननीय स्थान होता है। ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर भ्रूण हत्या करने में सहायता करे, प्राध्यापक पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र बता दे, ये सब श्वेत वस्त्र अपराध कहलाएंगे।
क्लिनॉट ने श्वेत वस्त्र अपराध की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, कानून का वह उल्लंघन जो सामान्यतः व्यापारियों, पेशेवरों, व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों जैसे समूहों में उनके व्यवसाय के संबंध में पाया जाता है। नेक्स्ट है लोम्ब्रोसो का वर्गीकरण। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को 4 प्रमुख भागों में बांटा। पहला है जन्मजात अपराधी। ऐसे अपराधियों में जन्म से ही कुछ शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। लोम्ब्रोसो ने 15 विभिन्न शारीरिक लक्षणों का उल्लेख किया और कहा कि यदि इनमें से 5 लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वह अवश्य ही अपराध करेगा। वित्तीय पागल अपराधी। इस श्रेणी में वे अपराधी आते हैं जो मानसिक रूप से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और अपने मानसिक असंतुलन के कारण अपराध करते हैं। तीसरा, आवेग युक्त अपराधी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शीघ्र ही आवेग के वशीभूत हो जाते हैं और मामूली सी बात पर मानसिक तनाव में आकर अपराध कर बैठते हैं। आकस्मिक अपराधी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक व मानसिक दोषों से ग्रसित नहीं होते वरन परिस्थितिवश ही अपराध करते हैं। इन अपराधियों को लोम्ब्रोसो ने 3 उपभागों में बांटा। अर्ध या नकली अपराधी। ऐसे अपराधी खतरनाक नहीं होते वरन ये आत्मरक्षा के लिए अनापेक्षित परिस्थितियों के कारण ही अपराध करते हैं। सेकंड, आदतन अपराधी। ये व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो नहीं होते किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध करते हैं। तीसरी, अपराधी सम। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं। परीक्षण करने पर ऐसे व्यक्ति आत्मशक्त पाए गए। तो हमने देखा कि लोम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधियों की बात की। जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आवेगयुक्त अपराधी, आकस्मिक अपराधी। इसके बाद हम देखेंगे हेस का वर्गीकरण। हेस ने अपराधियों को 4 भागों में बांटा। प्रथम, अपराधी जो पहली बार अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी जो कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आकर अपराध करता है। आदतन अपराधी जो आदत के वशीभूत होकर अपराध करता है। और पेशेवर अपराधी जो आजीविका के साधन के रूप में अपराध करते हैं और अपराध ही जिनका व्यवसाय बन जाता है। वे या तो अपने लिए किसी संगठन के लिए अपराध करते हैं। एक गिरोह के रूप में अपराध करने वाले पेशेवर अपराधियों की संख्या वर्तमान में बढ़ती जा रही है। तो हमने उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर देखा कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर अपराध का वर्गीकरण किया है, जिसमें हमने लोम्ब्रोसो का जन्मजात अपराधी देखा, सदरलैंड का श्वेत वस्त्र अपराध देखा। सदरलैंड का श्वेत वस्त्र अपराध के बारे में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सदरलैंड ने श्वेत वस्त्र अपराध की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। पहली है, श्वेत वस्त्र अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है। इस प्रकार के अपराधी जो कि सामर्थ्यवान होते हैं, अतः कानून तोड़ने पर इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती। इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों और कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं। श्वेत वस्त्र अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज सेवा एवं समाज कल्याण में विशेष रुचि है। इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना संपर्क रखते हैं। श्वेत वस्त्र अपराधी अपने धन व पद के कारण न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। श्वेत वस्त्र अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती कि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम नहीं उठाए जाते तथा उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि कई भागों में बढ़ जाती है। श्वेत वस्त्र अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं जिनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है। श्वेत वस्त्र अपराध विश्वासघात पर आधारित है। सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत वस्त्र अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, साहूकार लोग अनपढ़ व्यक्ति को कम पैसा देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। अनपढ़, गरीब एवं किसान लोगों के विश्वास का साहूकार नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। श्वेत वस्त्र अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में कानून सभी के लिए समान रूप से बने होने पर भी धनी, प्रतिष्ठित एवं अधिकारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी साफ बच जाते हैं। इस प्रकार के अपराध मुख्यतः चिकित्सकों, कानून वेत्ताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, संसद सदस्यों, राजनेताओं, इंजीनियरों
एवं उद्योगपतियों आदि के द्वारा किए जाते हैं। तो हमने देखा कि सदरलैंड ने श्वेत वस्त्र अपराध किसे कहा, जो कि आज के समाज में भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि प्रतिष्ठावान व्यक्ति, समाज के जो उच्च पदों पर या उच्च प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार समाज में अपराध करते हैं और अपराध करने पर भी वे कानून से किस तरह बच जाते हैं। तो अब हम आगे अपराध के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि अपराध के कारणात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन किन विद्वानों द्वारा वो सिद्धांत दिए गए। धन्यवाद।